All right. Hi, everyone. Good morning. Good morning, Aman. Good morning, Shravya. Hi, Harsh. Hi, Sayam. Good morning, Precious. All right. आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं आयनिक इक्विलिब्रियम का। ठीक है, लास्ट क्लास में हम लोगों ने केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर कंप्लीट कर लिया था, राइट? एंड बेस्ड ऑन दैट चैप्टर हम लोगों ने बुकलेट के डाउट्स भी डिस्कस करे थे। ठीक है, आई थिंक मैंने वो डाउट डिस्कशन का नोट्स आप लोगों के साथ शेयर कर दिया था क्या? चलो कर दूंगा मैं। ठीक है, टाइम मिलते ही कर दूंगा। एंड इसके अलावा भी आई एम श्योर थोड़े बहुत डाउट्स आपके, आपने बताया था मुझे, थर्मो के भी बचे हुए हैं और बुकलेट के केमिकल इक्विलिब्रियम के भी जो गेट टू एडवांस सेक्शन है उसके भी डाउट्स बचे हुए हैं, तो यू कैन हैंडल देम इन द नेक्स्ट सेशन एज वेल। क्योंकि अभी स्टार्टिंग में आयनिक इक्विलिब्रियम में लाइक स्पेशली स्टार्टिंग में आपको कुछ खास होमवर्क मिलेगा नहीं। ठीक है, यू विल बी गेटिंग सम बेसिक होमवर्क ओनली। So as such, not a worry in that scenario. हाँ, आयोनिक इक्विलिब्रियम में कैसा हम लोगों ने इंट्रोडक्शन रहेगा वो देख लेते हैं। हाँ, कुछ कह रहे हो? हाँ, तो लेट मी एक्चुअली गिव यू एन इंट्रोडक्शन टू दिस चैप्टर इन द सेंस आप लोगों ने साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम, ठीक है, साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम का डिस्कशन किया था इन द लास्ट पार्ट ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर। अब आयोनिक इक्विलिब्रियम में नोटिस करना, द थिंग इज दैट ऑलमोस्ट हर क्वेश्चन ही साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम का रहता है। कैसे आप नोटिस करोगे, जैसे फॉर एग्जांपल इसमें पीएच कैलकुलेशंस वगैरह काफी रहेंगी। सो मान लो आपको क्वेश्चन दिया जाता है कुछ इस तरीके से, डिटरमाइन पीएच ऑफ 0.1 मोलर फॉस्फोरिक एसिड का सोल्यूशन। ठीक है, फॉस्फोरिक एसिड लिया, पानी में डाला, 0.1 मोलर सोल्यूशन बनाया और उसका पीएच पूछ रहे हैं। पीएच मतलब बेसिकली पीएच का आई एम श्योर आप लोगों ने ये अपनी जूनियर क्लासेस में तो देखा ही होगा, दैट पीएच इज माइनस लॉग ऑफ H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन, है ना? बस फॉर्मूला देखा होगा, बट एटलीस्ट देखा तो होगा। अब
The thing is, let's say if I was to try and solve this H3PO4 का अंडरस्टैंडिंग, अब थोड़ा सा क्योंकि आपने जीओसी भी पढ़ा हुआ है, राइट? सो इफ आई राइट दिस, दैट H3PO4 aqueous dissociates to form H plus aqueous plus H2PO4 minus ion aqueous, एंड इसके डिसोसिएशन कांस्टेंट को K1 बोलते हैं, तो आप लोग सरप्राइज नहीं होगे, राइट? दैट इज समथिंग विच यू नो कि ठीक है H3PO4 है, इसमें 3 आयोनाइजेबल हाइड्रोजन है और वो एक एक करके निकलते हैं, राइट? पहला वाला का आयोनाइजेशन कांस्टेंट Ka1 लिख देते हैं, ठीक है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है इसका, उसको Ka1 लिख देते हैं। फिर जो H2PO4 माइनस है, H2PO4 माइनस है, इससे भी एक H प्लस निकलेगा, ठीक है? और वो बनाएगा आपका HPO4 2 माइनस, ठीक है? ये Ka2 है, राइट? अब फिर ये HPO4 2 माइनस भी आयोनाइज हो सकता है, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Ka3 बोलते हैं, ये H प्लस और ये PO4 3 माइनस एक्वस आयन बनाता है, ठीक है? हाँ, अब साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम में मैंने आपको क्या बताया था कि तीनों को ऐड करके सॉल्व नहीं करना होता है, राइट? दैट वाज द लास्ट इंपॉर्टेंट लर्निंग जो मैंने आपको साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम के टाइम पे भी यही बताया था, द लास्ट क्वेश्चन, दैट डोंट कंबाइन बिफोर द एनालिसिस। तो उसमें हम लोग क्या अजम्पशन ले लेते हैं, दैट ये बीच के स्पीशीज ये सब कैंसिल आउट हो जाएंगे ना अगर मैंने इनको कंबाइन कर दिया तो मतलब ये स्पीशीज प्रेजेंट ही नहीं है, ठीक है? बट वो सही नहीं रहेगा, दैट इज नॉट द करेक्ट थिंग, राइट? अब मान लो मुझे इसको सॉल्व करना है, ठीक है? तो मैं सॉल्व कैसे करूंगा? साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम में सॉल्व करना मैंने आपको लास्ट क्लास में सिखाया था, राइट? ऐसे लिखते हैं इसको C 0 0, फिर ये C माइनस एक्स और x, पहले का एनालिसिस हो गया। फिर दूसरे पे आ जाते हैं, राइट? ये x है, ये x है, ये नथिंग है, तो फिर क्या हो जाएगा? ये मान लो ये x माइनस वाई, ये x प्लस वाई और ये y हो जाएगा, ठीक है? फिर तीसरे पे आ जाते हैं, राइट? ये y है, ये x प्लस वाई है और ये नथिंग है, राइट? फिर ये फॉरवर्ड जाके इक्विलिब्रियम अटेन करेगा, मान लो इसमें से z कंज्यूम हो जाता है, तो ये x प्लस वाई प्लस जेड और ये z बना देगा, राइट? एक एक करके इनका एनालिसिस लिख देते हैं। नाउ बिफोर आई स्टार्ट सॉल्विंग फॉर एक्स वाई जेड, आई नीड टू मेक श्योर दैट कॉमन आयंस का कॉन्सेंट्रेशन सेम है, तो H प्लस इन तीनों में सेम है, मतलब कॉमन है। अब एक पहले रिएक्शन से X प्रोड्यूस हो रहा है, दूसरे से Y, तीसरे से Z, तो एक्चुअल में X कितना है, H प्लस कितना है? इट इज एक्चुअली X प्लस वाई प्लस जेड, उसका कॉन्सेंट्रेशन सेम कर लेंगे थ्रू आउट, ठीक है? ये भी कॉमन स्पीशीज है H2PO4 माइनस, राइट? यहाँ से X प्रोड्यूस हो रही है और यहाँ पर Y कंज्यूम हो रही है, तो एक्चुअल में H2PO4 माइनस कितना है? इट इज X माइनस वाई, है ना? एंड सिमिलरली ये HPO4 2 माइनस भी कॉमन स्पीशीज है, राइट? इट इज अनदर कॉमन स्पीशीज। यहाँ पर Y प्रोड्यूस हो रहा है और यहाँ पर Z कंज्यूम हो रहा है ना? राइट? तो एक्चुअल में HPO4 2 माइनस कितना है? इट इज Y माइनस Z। तो हमने जितनी भी कॉमन स्पीशीज थी उन सबका कॉन्सेंट्रेशंस देख लिए हैं, लिख लिए हैं, राइट? एंड अब एनालिसिस कर सकते हैं, राइट? तो एनालिसिस के लिए इक्वेशन लिख सकते हैं, तो इक्वेशन 1 क्या बनेगा? आप नोटिस करो, इक्वेशन 1 बनेगा, अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, Ka1 विल बी इक्वल टू x प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है, इंटू एक्स माइनस वाई अपॉन C माइनस एक्स, राइट? ये K1 बन जाएगा। K2 बन जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड इंटू वाई माइनस जेड अपॉन एक्स माइनस वाई, राइट? एंड K3 बन जाएगा, यहाँ पे मैं लिखूंगा x प्लस वाई प्लस जेड, राइट? H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन इंटू PO4 3 माइनस का कॉन्सेंट्रेशन, दैट इज Z अपॉन Y माइनस Z,
राइट। ये बेसिक केमिकल इक्विलिब्रियम का अंडरस्टैंडिंग था। वेल नॉट एग्जैक्टली बेसिक, साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम का। अब द प्रॉब्लम इज, बोलने के लिए ये 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल है, ठीक है, बट इसको सॉल्व करना isn't possible for you manually, ठीक है। मैनुअली आप इस चीज को सॉल्व नहीं कर पाओगे, थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा टफ होगा। दिस इज समथिंग व्हिच विल बी एक्सट्रीमली टफ फॉर यू टू सॉल्व, क्योंकि ये लीनियर इक्वेशन नहीं है कि एक को दूसरे में सब्स्टिट्यूट कर दिया और काम चल जाएगा, ठीक है। दीज आर नॉन लीनियर इक्वेशंस। तो ये सॉल्व करना आपके लिए हो ही नहीं पाएगा। अब आयनिक इक्विलिब्रियम चैप्टर में ऐसे ही क्वेश्चंस आपसे एक्सपेक्ट करे जाते हैं कि आप फिर भी इनका आंसर बता पाओगे। दैट मीन्स अप्रोक्सीमेशंस कैसे लेकर इन इक्वेशंस को सिंप्लीफाई करना होगा, वो इस चैप्टर की मेन लर्निंग रहेगी। एंड वो लर्निंग स्टार्टिंग में बहुत डिफिकल्ट लगती है, ठीक है, बट जब आप सेकंड आइट्रेशन करते हो इस चैप्टर की, ठीक है, क्योंकि ये चैप्टर आप, मैं स्टार्टिंग में बता देता हूँ, ये चैप्टर ऐसा नहीं है कि फर्स्ट आइट्रेशन में आपको एकदम अच्छे से समझ में आएगा। फर्स्ट आइट्रेशन में तो चीजें आती रहेंगी आपके सामने कि अच्छा ये भी सिनेरियो है, इसको ऐसे देखना है, अच्छा ये भी सिनेरियो है, इसको ऐसे देखना है, ठीक है। बीच में आपका ऐसा भी होगा कि व्हाट इज दिस नॉनसेंस, मतलब सिनेरियो पे सिनेरियो क्रिएट हुए जा रहे हैं। ऑल्दो एंड में आपको थोड़ा समझ में आने लगा कि अच्छा ये सब सिनेरियो इंटरकनेक्टेड ही है, ऐसा नहीं है कि एक साथ बहुत सारी नई चीजें हैं, इनके बीच में कनेक्शन विद टाइम आप एक्सपीरियंस करोगे, समझ में आएगा आपको। एंड देन यू विल अंडरस्टैंड दैट हाउ intuitively approximations will start coming to you, and based on that कैसे आप आंसर्स निकाल पाओगे, ठीक है। Is this clear with everyone? अब इसमें जैसे अप्रोक्सीमेशन मुझे पता है क्योंकि मैंने ये क्वेश्चन देखा हुआ है, सॉल्व किया हुआ है, तो इसमें कैसा रहता है, इसमें k1 का वैल्यू k2 से बहुत बड़ा होता है और k3 से भी बहुत बड़ा होता है। लाइक इस ऑर्डर में k1 k2 k3 रहते हैं। लाइक ये 10 की पावर -7 रहता है, तो ये 10 की पावर -11 रहता है, ये 10 की पावर -15 रहता है, ऐसे k कुछ रहते हैं, ठीक है। तो इसमें द अप्रोक्सीमेशन दैट कम्स आउट इज लाइक x मच ग्रेटर देन y मच ग्रेटर देन z, ठीक है। मतलब ये H3PO4 थोड़ा सा डिसोसिएट होके H2PO4 माइनस देगा, फिर वो थोड़ा सा H2PO4 माइनस और थोड़ा सा डिसोसिएट होकर HPO4 2 माइनस देता है, और फिर वो और थोड़ा सा HPO4 2 माइनस, लाइक थोड़े का थोड़ा इस बहुत थोड़ा और बहुत थोड़े का थोड़ा इस सुपर थोड़ा ठीक है। तो समझाऊंगा मैं बाद में दैट इस तरीके से ये वैल्यूज से अप्रोक्सीमेशन समझ में आता है। तो अब इसको आपको सिंप्लीफाई करना होगा, ठीक है। तो ये कैसा रहेगा, k1 ये x प्लस वाई प्लस जेड को आप लिख सकते हो सिर्फ x, ठीक है, वाई जेड को इग्नोर कर दो। x माइनस वाई को भी आप x लिख सकते हो और इसको ऐसे c माइनस एक्स छोड़ सकते हो, ठीक है। ये x प्लस वाई प्लस जेड को x, y माइनस जेड को y, x माइनस वाई को x, ठीक है। ये x, ये z, ये y, राइट। तो अब ये क्योंकि x इज, ये अप्रोक्सीमेशन यूज करा मैंने, x इज मच ग्रेटर देन y इज मच ग्रेटर देन z, तो जहां पर इग्नोर हो सकते हैं, जैसे y माइनस जेड को मैंने सिर्फ y लिख दिया क्योंकि z इग्नोर हो सकता है। तो नाउ दिस बिकम समथिंग डुएबल, दिस इज समथिंग मच मोर इजी टू मैनुअली वर्क एंड सॉल्व फॉर, ठीक है। तो ये क्रक्स रहेगी इस चैप्टर की। एज एन इंट्रोडक्शन मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपने अभी जस्ट साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम का टॉपिक डिस्कस ही किया है, ठीक है। तो ये इस चैप्टर का क्रक्स रहेगा विच विल बी एबल टू help you understand that why in this chapter we will be going in a lengthier manner, making scenarios and then trying to work with those scenarios, ठीक है। क्योंकि अगर आप मुझे ऑनेस्टली पूछो, ठीक है, इफ यू ऑनेस्टली आस्क मी,
आयोनिक इक्विलिब्रियम जैसे कोई नए चैप्टर की जरूरत ही नहीं है, देयर इज नो नीड। आपने केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ लिया है और आपने साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम पढ़ लिया है, तो आप आयोनिक इक्विलिब्रियम का हर क्वेश्चन, एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है, हर क्वेश्चन आप सिंपल केमिकल इक्विलिब्रियम के कॉन्सेप्ट्स यूज करके सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, what happens is that the equations that get formed using chemical equilibrium, ठीक है, accurate calculations करने के लिए वो मैन्युअली सॉल्वेबल नहीं आती हैं। ठीक है, तो वो मैन्युअली सॉल्व नहीं हो पाती हैं। तो the thing is कि then in order to still be able to understand them, we will be able to we will be able to take approximations and use those approximations। ठीक है, अदरवाइज एक भी क्वेश्चन, मतलब आप इनफैक्ट आप एनसीईआरटी जब नोटिस करोगे ना, एनसीईआरटी में देयर आर नो टू चैप्टर्स, केमिकल इक्विलिब्रियम एंड आयनिक इक्विलिब्रियम। एनसीईआरटी में सिर्फ एक ही चैप्टर दिया हुआ है, इक्विलिब्रियम, उसका नाम भी यही है, बिकॉज दैट इज व्हाट द करेक्ट अंडरस्टैंडिंग इज, कि ऐसा कुछ है ही नहीं एज अ नया कॉन्सेप्ट। ठीक है, हाउएवर क्योंकि प्रॉब्लम सॉल्विंग जो है आयनिक इक्विलिब्रियम की वो टेढ़ी खीर है, तो इसीलिए इसको नए चैप्टर की तरह, अलग चैप्टर की तरह आप लोगों को पढ़ाया जाता है, ताकि आप इसके प्रॉब्लम सॉल्विंग, जैसे केमिकल इक्विलिब्रियम का प्रॉब्लम सॉल्विंग आप कंफर्टेबल रहोगे कि हाँ चलो ठीक है, कंसिस्टेंट सा अप्रोच है, सिंपल अप्रोच है, वही यूज करना है इन ऑलमोस्ट 80-90% क्वेश्चंस, राइट। एंड उसमें 5-10% क्वेश्चन ऐसे हैं जिनमें यस थोड़ा सा अलग हो जाता है और हमको सेटिंग नहीं बैठ पाता, नॉर्मल अप्रोच काम नहीं करता, कुछ अलग से सोचना पड़ता है। ठीक है, अदरवाइज आप जब यहाँ पे देखोगे आयनिक इक्विलिब्रियम में प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्वेश्चन सॉल्विंग जब मैं आप लोगों को कराऊंगा, तो यू विल फाइंड दैट यस देयर इज एन एज टू दिस चैप्टर, देयर इज समथिंग व्हिच यू कॉन्स्टेंटली नीड टू बी अवेयर अबाउट। ठीक है, एंड देन अकॉर्डिंगली सॉल्व क्वेश्चंस। ठीक है, तो वो कैसा रहेगा, कैसे डेवलप होगा वो धीरे धीरे ये मैं आपको समझाता रहूंगा। ठीक है, हाँ, नहीं आयनिक इक्विलिब्रियम थोड़ा लेंथी चैप्टर रहेगा एज कंपेयर टू केमिकल इक्विलिब्रियम, ये थोड़ा ज्यादा एक्सटेंसिव है। ठीक है, देन और भी कुछ इंपॉर्टेंट लर्निंग्स रहेंगी जो मैं आप लोगों के साथ में शेयर करता रहूंगा जैसे जैसे हम क्वेश्चंस चैप्टर के लिए प्रोग्रेस कर रहे हैं। अच्छा, अब इसमें एक ओपिनियन और भी आ जाता है। ठीक है, वो ओपिनियन कैसा होता है दैट थोड़ा टाइम बाद जब आप पढ़ लोगे चैप्टर और आप अपने सीनियर्स से इसका दुखड़ा शेयर करोगे, होता है ना, अपना अपना दुख दर्द बांटते ही हैं सबके साथ में, तो आप अपने सीनियर्स से अपना दुखड़ा जब शेयर करोगे तो वो आपको रिकमेंडेशन भी देंगे कि भाई चैप्टर ही छोड़ दे, है ना। 100 चैप्टर है ना, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स मिला के सिलेबस में, एक छोड़ देगा तो क्या बिगड़ जाएगा तेरा। एंड आई वुड से इट्स नॉट अ बैड एडवाइस। ठीक है, इट इज नॉट रियली अ बैड एडवाइस, हाउएवर द एडवाइस इज टू बी टेकन विद अ कॉन्टेक्स्ट। वो कॉन्टेक्स्ट ये रहेगा कि आयोनिक इक्विलिब्रियम में जब आप बुकलेट सॉल्व करोगे तो आपको इजी से लेकर डिफिकल्ट लेवल के सारे क्वेश्चंस की वैरायटी मिलेगी। एंड जो डिफिकल्ट क्वेश्चंस रहेंगे उनको देख के आप थोड़ा ऐसा हो जाओगे कि मतलब, एंड दिस इज फॉर, मतलब मैं ऐसे बता रहा हूँ जो ब्राइट स्टूडेंट्स के लिए नहीं कह रहा हूँ मैं, जो हमारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको लर्न करने में थोड़ा टाइम लगता है, दे आरंट समवन हु आर एबल टू पिक फास्ट, उनके लिए मैं कह रहा हूँ दैट उनको ओवरवेलमिंग लग जाएगा चैप्टर बीच में कि यू नो सर थोड़ा ज्यादा हो गया है, मतलब समझ में ही नहीं आ रहा, एक के बाद एक नई के नई चीजें आती जा रही हैं। तो उन लोगों को मेरा एडवाइस ये रहेगा दैट आप इजी मीडियम क्वेश्चंस पे फोकस करो। ठीक है, कीप थिंग्स अंडर कंट्रोल। ठीक है, डोंट गिव अप ऑन द चैप्टर, डोंट गिव अप ऑन द इजियर पार्ट ऑफ द चैप्टर। इजी क्वेश्चंस, डायरेक्ट फॉर्मूला है उसको अप्लाई करना है, आंसर आ जाएगा। वैसे भी इसमें बहुत सारे सेक्शंस रहेंगे। ठीक है, तो वो सेक्शंस पर आप लोग फोकस करोगे तो यू विल बी इन अ मच मच बेटर पोजीशन इन योर एग्जाम्स। क्योंकि एग्जाम में कैसा होता है ये मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है
कि कोई भी पेपर जब सेट होता है, मेंस का हो कि एडवांस का हो, ठीक है, उसमें कुछ परसेंटेज इजी मीडियम, कुछ परसेंटेज डिफिकल्ट क्वेश्चंस होते हैं, राइट। तो मान लो आयनिक इक्विलिब्रियम का इजी क्वेश्चन पेपर में डाल दिया, राइट। अब आपने तो मतलब एडवाइस में आके चैप्टर ही छोड़ दिया, ठीक है, उस पर ध्यान ही नहीं दिया, लेकिन इजी क्वेश्चन आ गया तो दैट्स एन अपॉर्चुनिटी लॉस्ट फॉर यू। अगर इजी क्वेश्चन आया तो वो तो आपको कर लेना चाहिए था, डिफिकल्ट है तो वो तो सबके लिए डिफिकल्ट है, तो ठीक है, मतलब उसमें इतना टेंशन नहीं करना है। लेकिन इजी क्वेश्चन, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन अपना नहीं बैठा तो फिर वो एक लॉस्ट अपॉर्चुनिटी हो जाती है। एंड जितना अपना कंपेटिटिव ये एग्जाम है तो उसमें तो आपको ये रियलाइज होगा ही सही दैट वी नीड टू बी वेरी वेल प्रिपेयर्ड, ठीक है। वी नीड टू बी आंसरिंग ईच एंड एवरी क्वेश्चन, इजी एंड मीडियम जो है, इट कांट बी एन अपॉर्चुनिटी लॉस्ट, राइट। तो ये धीरे धीरे लर्निंग्स आपको और समझ में आएंगी, मैं आप लोगों के साथ में शेयर करता रहूंगा, डिस्कस करता रहूंगा, ठीक है। अभी के लिए इतना इंट्रोडक्शन काफी है, आई थिंक मैंने आप लोगों को इनफ डरा दिया है तो धीरे धीरे आप लोगों को चैप्टर की फील आना शुरू होगी, ठीक है। डोंट वरी, मेरा काम है आपको इसके लिए आसान बनाना, तो मैं कोशिश करूंगा आप लोगों के साथ में दैट इसको ब्रेक डाउन करते हैं, आपको समझाता रहूं, ठीक है। नाउ स्टार्टिंग पार्ट थोड़ा थियोरेटिकल रहेगा चैप्टर का, ठीक है। स्टार्टिंग पार्ट इज समथिंग व्हिच टेक्स अ बिट ऑफ टाइम एंड एज सच आपको मैं इतना होमवर्क दे भी नहीं पाऊंगा क्योंकि थोड़ा थियोरेटिकली पार्ट रहेगा, तो धीरे धीरे हम लोग होमवर्क की तरफ भी बढ़ना शुरू करेंगे। अभी के लिए तो आप फोकस करना कि केमिकल इक्विलिब्रियम का पूरा बुकलेट एंड ऑल कवर हो रहा है, ठीक है। ऑल राइट, चलो लेट्स बिगिन विद दिस चैप्टर कॉल्ड आयनिक इक्विलिब्रियम। नाउ एज द वर्ड सेज, हम लोग ऐसे रिएक्शंस का डिस्कशन करेंगे जिनमें आयंस प्रोड्यूस हो रहे होंगे, राइट। तो जैसे दो टाइप के सब्सटेंस होते हैं जिनको पानी में जब हम डिसॉल्व करते हैं तो एक डिसोसिएट हो जाते हैं अपने कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस में, एक नहीं होते हैं। जो डिसोसिएट होते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं? दे आर कॉल्ड एज इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है। जो डिसोसिएट नहीं होते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं? नॉन इलेक्ट्रोलाइट, राइट। तो जो डिसोसिएट हो गए हैं उनके ऊपर हमारा फोकस रहेगा। अभी जो इलेक्ट्रोलाइट्स, जैसे एग्जांपल है, मतलब जैसे सॉल्ट को आपने पानी में डाला तो इट कंप्लीटली डिसोसिएट्स इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस Na+ एंड Cl-, राइट। वहीं ग्लूकोज को आप पानी में डालते हो, शुगर को, तो वो कैसा है? डजंट रियली डिसोसिएट इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस, राइट। उसका मॉलिक्यूल पानी में होमोजीनियसली स्प्रेड आउट हो जाएगा, डिसॉल्व हो जाएगा, बट इट विल नॉट इट इज नॉट समथिंग व्हिच विल बी प्रोड्यूसिंग एनी आयंस, ठीक है। अब इलेक्ट्रोलाइट्स पे अगर मैं फोकस कर रहा हूँ तो इलेक्ट्रोलाइट्स में नोटिस करना दो टाइप के इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं? एग्जाम्पल वुड बी समथिंग विच कंप्लीटली डिसोसिएट इनटू देयर कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस, राइट। इनका जो के होता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है, वो बहुत बड़ा वैल्यू होता है। तो अगर इनका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बहुत बड़ा वैल्यू है तो रिएक्शन ऑलमोस्ट 100% फॉरवर्ड रहता है ना। ये कंप्लीटली अपने आयंस में डिसोसिएट हो जाते हैं, ठीक है। एंड देयर आर एग्जांपल्स ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। वीक इलेक्ट्रोलाइट्स का कैसा रहता है? द डेफिनेशन इज दैट दे अंडरगो पार्शियल डिसोसिएशन, ठीक है। इनका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो है अल्फा, वो <<1 रहता है, ठीक है। अब जैसे आप यहाँ पे नोटिस करोगे CH3COH जैसा एक वीक एसिड है, तो इसको आप पानी में डालते हो तो इसका एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट काफी छोटी वैल्यू रहती है। इसका जो के रहता है वो ऐसे 10⁻⁻5 के ऑर्डर का रहता है, राइट। तो इट dissociates to a small extent only and is considered as a weak acid or a weak electrolyte. अब इस चैप्टर में जैसे मैंने आपको बताया, इन्हीं सब्सटेंसेस के सॉल्यूशंस के ऊपर हमारा फोकस रहने वाला है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स।
तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के एग्जांपल कैसे हो जाते हैं? यू हैव स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस। वीक एसिड या वीक इलेक्ट्रोलाइट के एग्जांपल हो जाते हैं वीक एसिड, वीक बेस एंड सर्टेन सॉल्ट्स। तो इस चैप्टर में एसिड्स, बेस और सॉल्ट्स के बहुत बार नाम आपके सामने आते रहेंगे। अब कई बार तो ऐसा होता है कई क्वेश्चंस में, जो कॉमन स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं, स्ट्रॉन्ग बेस हैं या वीक एसिड, वीक बेस हैं, कॉमन कॉमन वाले, उनका एक्सपेक्टेशन रहता है आपसे, ठीक है, दैट इनके बारे में तो आपको पता ही होगा कि ये स्ट्रॉन्ग एसिड है कि वीक एसिड है। तो स्टार्टिंग में मैं कुछ एग्जांपल्स हैं जो आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूँ, नॉट विद एन एक्सपेक्टेशन कि आज के आज ही आपको एकदम याद हो जाएगा, पूरा सारे एग्जांपल्स का रट्टा मार लोगे, ठीक है, बट ये कुछ ऐसे एग्जांपल्स हैं, जैसा मैंने आपको बताया, जो कि इस चैप्टर में कंटिन्यूअसली यूज आते ही रहेंगे, ठीक है। तो कैसे इन एग्जांपल्स के साथ में डील करना रहेगा, वो ड्यूरिंग द जर्नी हम लोग सीखते रहेंगे, बार बार रेफर करेंगे इसमें, स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड, इनके एग्जांपल क्या थे, तो क्वेश्चन में जो दिया हुआ है वो वीक एसिड है या वीक बेस है, क्या है, कैसा है, धीरे धीरे फिगर आउट हो जाएगा। अब ये कुछ एग्जांपल्स आप नोटिस कर लो, ठीक है। स्ट्रॉन्ग एसिड से स्टार्ट करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं। सो स्ट्रॉन्ग एसिड के यू हैव द फॉलोइंग एग्जांपल्स: HCl, HBr, HI, HNO3, HClO4, H2SO4, ठीक है। दीज आर सम इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड जो कि आपको पता होने चाहिए, ठीक है। अब आप नोटिस करो कि ये जो हैलोजेंस वाले एसिड है, ठीक है, HCl, HBr, ये सारे जो हैं, इनमें HF जो है, ठीक है, दैट इज एक्चुअली अ वीक एसिड, ठीक है। HF को आप नोटिस करोगे मैंने यहाँ पे रखा हुआ है वीक एसिड की कैटेगरी में। HF isn't a strong acid, ठीक है। H2SO4 के ऊपर भी यहाँ पे मैंने स्टार मार्क किया हुआ है, राइट। सो व्हाट डज दैट स्टार मार्क मीन फॉर H2SO4, वो मैं आपको यहाँ पे नीचे एक बार इलैबोरेट करूंगा, ठीक है। दैट H2SO4 में, फॉर योर नॉलेज, जो फर्स्ट H प्लस होता है, ठीक है, दैट इज कंप्लीटली आयोनाइजेबल, दैट इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है। बट जो सेकेंड H प्लस रहता है, ठीक है, दैट इज समथिंग विच इज वीक, और यू कैन से इट पार्शियली डिसोसिएट्स। अब ये जो नॉलेज है ये मैं आपको बता रहा हूँ स्टार्टिंग में, हाउएवर इसका यूज, इसका ध्यान आपको बाद में तभी रखना है जब क्वेश्चन में स्पेसिफाई कराओ, ठीक है। बुकलेट में एक दो क्वेश्चन रहेंगे ऐसे जहां पर ये नॉलेज यूज हो सकती है, ठीक है। बाकी ये जो एसिड्स हैं इनको मैं पानी में डालूंगा, ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड्स को, ये कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाएंगे इनटू देयर कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस। स्ट्रॉन्ग बेस के बारे में क्या ख्याल है आपका? स्ट्रॉन्ग बेस के कैसे कैसे एग्जाम्पल रहेंगे, राइट। सो एक जनरल थॉट प्रोसेस रहेगा, हाइड्रोक्साइड्स ऑफ अल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, वो स्ट्रॉन्ग बेस की कैटेगरी आ जाएगी, ठीक है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स में जो सॉल्ट्स हैं, दे आर एक्चुअली दो सॉल्ट्स विच कंप्लीटली डिसोसिएट, ठीक है। अब जैसे इसमें LiOH और बेरिलियम हाइड्रोक्साइड, ये जो आप दो एग्जाम्पल यहाँ पर पुट करना चाहोगे स्ट्रॉन्ग बेस के कैटेगरी के, द प्रॉब्लम इज दैट उनकी सॉल्युबिलिटी थोड़ी कम रहती है, दे आर नॉट क्वाइट सॉल्युबल इन वाटर, ठीक है। तो उनको, उनकी जगह NaOH, KOH ये सब यूज करे जाते हैं स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है। सर्टन देन वीक एसिड्स नोटिस करना, ठीक है। वीक एसिड में ऑर्गेनिक एसिड की तो लिस्ट बहुत लंबी है, ठीक है, तो मैं उसमें ज्यादा डेप्थ में जाऊंगा ही नहीं, लाइक एसिटिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, बेंजोइक एसिड, बहुत सारे ऑर्गेनिक एसिड्स हैं जो कि ऑक्सैलिक एसिड, ये सब वीक एसिड रहते हैं। कुछ इनऑर्गेनिक वीक एसिड्स के नाम नोटिस कर लो, ठीक है। कुछ इनऑर्गेनिक वीक एसिड्स कैसे रहेंगे आपके सामने, जैसे बोरिक एसिड हो गया, H3BO3, ठीक है। इसके आगे भी मैंने स्टार मार्क करके लगाया हुआ है, बट ये स्टार मार्क क्यों लगाया हुआ है वो भी मैं आपको थोड़े टाइम में बताऊंगा, दैट व्हाई दैट स्टार मार्क इज ओवर देयर। यू हैव कार्बोनिक एसिड H2CO3, राइट। नाइट्रस, ठीक है, HNO2, ध्यान रखना,
HNO3 जो रहता है, ठीक है, नाइट्रिक, ये स्ट्रॉन्ग रहता है। HNO2 नाइट्रस, ठीक है, ये रिलेटिवली वीक रहता है, ठीक है, इट्स अ वीक एसिड, ये पार्शियली डिसोसिएट करता है। HF भी वीक। फॉस्फोरिक, ये समहाउ पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है दैट बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये मिसकंसेप्शन रहता है कि ये स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं, ठीक है, इसमें ऐसे 3 आयोनाइजेबल हाइड्रोजन होते हैं, तो दे आर लाइक अरे सर मतलब 3H, मतलब ये तो लाइक अभी CH3COH में तो 4H है, जो कार्बन से भी अटैच्ड है, 3 हाइड्रोजन, वो भी तो है ही सही ना, बट वो आयोनाइजेबल थोड़ा ना होता है, ठीक है। तो इस तरीके से मत अज्यूम करना, ये वीक एसिड की कैटेगरी में आता है, फॉस्फोरिक, फॉस्फोरस एंड हाइपोफॉस्फोरस एसिड, ठीक है। और इन पे भी स्टार मार्क लगा रखा है, मैं बताऊंगा कि वो स्टार मार्क क्या है, क्यों है, ठीक है। सल्फ्यूरस, ठीक है, H2SO4 स्ट्रॉन्ग रहता है, बट H2SO3 ये वीक रहता है। HClO4 पर क्लोरिक एसिड, ठीक है, ये भी स्ट्रॉन्ग रहता है, बट HClO3, HClO2, HOCl ये सब वीक रहता है, ठीक है। हाइड्रोजन साइनाइड, H2S, these are also inorganic compounds, weak acids, ठीक है। बाकी ऑर्गेनिक एसिड्स तो है ही सही बहुत सारे, राइट, तो इनमें ध्यान रखना। अच्छा, हमने स्टार मार्क करा हुआ है, तो स्टार मार्क वाले पॉइंट्स के ऊपर भी फोकस कर लेना। जैसे H3BO3 है, ठीक है, बोरिक एसिड है, इस पे स्टार मार्क क्यों लगाया हुआ है? डज एनीवन नो व्हाई? एसिड के पर्सपेक्टिव से देखो कैसा रहता है, ये H3BO3 जो है, इसमें दिखने में 3H है, बट ऐसा नहीं है कि इसके तीनों H आयोनाइजेबल है, ठीक है। द वे इन विच इट बिहेव्स लाइक एन एसिड इज मच डिफरेंट। ये अपने H खोता नहीं है, ये एक्चुअली क्या करता है, अपने वेकेंट ऑर्बिटल में, ठीक है, बोरॉन का यहाँ पे वेकेंट ऑर्बिटल रहेगा, इट विल एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन पेयर फ्रॉम से वाटर, वाटर का जो ऑक्सीजन है, एंड वहां से ये H+ रिलीज होता है। तो द वे इन विच इट बिहेव्स लाइक एन एसिड इज अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट, इट इज बेस्ड ऑन लुइस एसिड बेस थ्योरी, ठीक है। इसके पहले जो एग्जांपल्स हैं, लाइक फॉर एग्जांपल HCl या CH3COH, तो उसमें तो कैसा है, जो मॉलिक्यूल है वो खुद अपना H+ लूज करता है, ठीक है, एज पर द ब्रोंस्टेड एंड लॉरी थ्योरी, एंड वो एसिड की तरह बिहेव करता है, ठीक है, ये थोड़ा अलग सा था। देन H3PO4, H3PO3, H3PO2, इन तीनों पे भी मैंने स्टार मार्क कर रखा है टू हाईलाइट अ फैक्ट, ठीक है। नहीं कृष्णा, ऐसा नहीं है। एनीवेज, ये आप स्टार मार्क वाला भी नोटिस कर लो, जो मैंने H3PO4, H3PO3, H3PO2 के लिए लिखा हुआ था, ठीक है। दैट ये आपने केमिकल बॉन्डिंग के टाइम पे भी डिस्कस किया था, उस टाइम पे भी मैंने बताया था आपको दैट जो H3PO4 है, फॉस्फोरिक एसिड, इसकी बेसिसिटी 3 रहती है, इसमें तीनों H आयोनाइजेबल है, तीनों H ऑक्सीजन साथ कनेक्टेड है, या आयोनाइजेबल हाइड्रोजन रहते हैं। H3PO3 जो फॉस्फोरस एसिड है, ठीक है, that is something which is not ionizable, sorry, that is something which has got only 2 ionizable hydrogen, ठीक है, इसकी बेसिसिटी 2 रहती है। इसमें जो हाइड्रोजन डायरेक्टली फॉस्फोरस से अटैच्ड है वो आयोनाइज नहीं होता है, ठीक है। एंड सिमिलरली H3PO2 हाइपोफॉस्फोरस जो एसिड है, ठीक है, H3PO2, इसमें एक ही आयोनाइजेबल हाइड्रोजन है, ठीक है, दोनों फॉस्फोरस से अटैच्ड है, दे आर नॉट आयोनाइजेबल हाइड्रोजन्स, ठीक है। एग्जाम्पल समझ में आए? वीक एसिड के कुछ एग्जांपल्स हैं, वीक बेस में, राइट, वीक बेस में लाइक NH4OH, ठीक है। एनिलीन, एनिलीन तो फिर भी एक्चुअली बहुत ही लेस बेसिक हो जाता है, इसमें लाइक इसका लोन पेयर तो डीलोकलाइजेशन में इन्वॉल्व रहता है, और अदर बेटर एग्जांपल वुड बी समथिंग लाइक पिरिडीन, ठीक है। पिरिडीन
is also an example of a weak base only. Then जो amines के group रहते हैं, like वो आपके weak base की तरह behave करेंगे. And also hydroxides of D block metals like FeOH whole thrice, right? ये आपका एक weak base की तरह behave करेगा, OH minus ion furnish करेगा. ठीक है, तो ये आपके कुछ कुछ एग्जांपल्स रहेंगे. विद टाइम धीरे धीरे हम इनको देखते जाएंगे, रेफर करते जाएंगे, क्वेश्चन सॉल्व करते जाएंगे. ओके, आफ्टर दिस अंडरस्टैंडिंग ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है, नोटिस करना दैट हम लोग काफी बार एसिड्स एंड बेस सॉल्यूशंस का डिस्कशन करेंगे, सॉल्ट सॉल्यूशंस का डिस्कस करेंगे, एंड उनके एसिडिक स्ट्रेंथ के बारे में बात करेंगे. तो जब मैं सॉल्यूशन, ठीक है, सॉल्यूशन के एसिडिक स्ट्रेंथ के बारे में बात करूंगा, तब तो हम लोग पीएच वैल्यूज के हिसाब से चलते हैं. ठीक है, बट एक इंडिविजुअल एसिड स्ट्रॉन्गर है कि वीकर है, राइट, वो तो हम कैसे, हम लोग अल्फा के बेसिस पे कमेंट करते हैं. ठीक है, अल्फा अगर 1 है, कंप्लीटली आयोनाइज हो जाता है, तो उसको स्ट्रॉन्ग एसिड बोल देते हैं. और अगर अल्फा वीक है, एज एन अल्फा लेस देन 1 है, पार्शियल आयोनाइजेशन है, तो उसको हम वीक एसिड की कैटेगरी में डाल देते हैं. राइट, तो हम लोग ये जो स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स रहता है, ठीक है, इनको कैसे कंपेयर करते हैं. इन स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स को हम लोग कंपेयर करते हैं नॉट बाय पीएच वैल्यूज, ठीक है, बट बाय यूजिंग देयर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स कॉल्ड एज एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट्स Ka. ठीक है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया यहाँ पर कि HCl का बहुत डाइल्यूट सोल्यूशन ले लिया, राइट, तो उसका सोल्यूशन का पीएच 6 आ रहा है. दैट मीन्स वो सोल्यूशन वीकली एसिडिक है. इसका मतलब ये नहीं है कि HCl वीक एसिड है. ठीक है, HCl इज समथिंग व्हिच विल बी स्टिल डिसोसिएटिंग 100%, तो वो स्ट्रॉन्ग एसिड ही कहलाएगा, ऑल्दो द सोल्यूशन विल बी कॉल्ड एज वीकली एसिडिक सोल्यूशन. ठीक है, तो अब Ka के वैल्यू पर नोटिस करना, Ka कैसे डिस्क्राइब करा जाता है, राइट. सो Ka is something which is called as the acid dissociation constant, and greater the value of Ka, right, greater the value of Ka for an acid, greater will be its acidic strength. उतना easily ये H plus ions देना चाहेगा. ठीक है, इसका एक्सप्रेशन कैसे लिखा जाता है, ठीक है, वैसे तो आप लोगों ने कॉमनली बुक्स में पढ़ा होगा, कॉमनली बुक्स में आपने ये कैसा एक्सप्रेशन पढ़ा होगा, CH3COH aqueous giving CH3CO minus aqueous plus H plus aqueous, राइट, ये एक्सप्रेशन पढ़ा होगा. और इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K जो है, एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट, उसका एक्सप्रेशन ऐसे लिख दिया जाता है, CH3CO माइनस का कॉन्सेंट्रेशन इंटू H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन अपॉन CH3COH का कॉन्सेंट्रेशन, है ना, करेक्ट. अब कई बार, ठीक है, बुक्स में आपको इस तरीके से भी इक्वेशन लिखी होगी, CH3COH, ठीक है, प्लस H2O गिविंग CH3CO माइनस प्लस H3O प्लस. ठीक है, तो कोई अलग सी बात नहीं है, लाइक द इक्वेशन इज प्रीटी सिंपल, स्ट्रेट फॉरवर्ड, द सेम काइंड ऑफ एन इक्वेशन ओनली एज इट वाज पहले, जस्ट अलग से लिखने का तरीका है. ठीक है, तो इसमें ये जो H2O का टर्म है, ठीक है, H2O लिक्विड वाला टर्म है, इसको हम लोग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के साथ में मर्ज कर देते हैं, क्योंकि ये लिक्विड का कॉन्सेंट्रेशन क्या है, काफी ज्यादा होता है, राइट. तो इट इज समथिंग विच इज कांस्टेंट ओनली, तो इस कांस्टेंट को मर्ज कर देंगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के अंदर, एंड इसे ही Ka का एक्सप्रेशन बोलेंगे. ठीक है, नाउ दोनों एक्सप्रेशन में आप नोटिस करना, एक जगह H3O प्लस लिखा हुआ है, एक जगह H प्लस लिखा हुआ है, राइट. सो डोंट वरी अबाउट दैट. H plus in aqueous solution exists in form of H3O plus only. तो कहीं पर भी H3O plus लिखा हो, उसको H plus ही मान लेना, कोई दिक्कत नहीं रहेगी. ठीक है, it is one and the same thing only. ठीक है,
जैसे मैंने लिखा यहाँ पर, द कॉमन रिप्रेजेंटेशन इज दिस वन। ठीक है, ये वाला मैंने आपको एडिशनली इसलिए बता दिया, जस्ट थोड़ा सा जेई एडवांस के पर्सपेक्टिव से। ठीक है, मेंस के पर्सपेक्टिव से नहीं भी ध्यान रखोगे तो चलेगा। ठीक है, मेंस के पर्पस में तो आपको ये सिंपली ये नीचे वाला पार्ट बस इतना, ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एसिड लिखना आ गया, आपका काम चल जाएगा, इट्स कंप्लीटली ऑल राइट। ठीक है, ये जो मैंने थोड़ा सा ऊपर बताया है, ठीक है, ये आप मान के चलो, ये मैं थोड़ा सा डिटेल इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मेरे को आगे कुछ कुछ थोड़े से ट्रिकी कॉन्सेप्ट्स डिस्कस करने रहेंगे। तो ये आप जेई एडवांस के पर्सपेक्टिव से मानो कि मैंने ऐसे लिखा। ठीक है, नाउ हाँ, मेंस बहुत इजी होता है। ठीक है, ये के हर्षल, ये जो H2O का एक था एक्सप्रेशन, H2O को ये के इक्विलिब्रियम में मर्ज कर दिया, बिकॉज इट इज द सॉल्वेंट, इट इज इन लार्ज क्वांटिटी, तो उसकी कंसंट्रेशन में खास कुछ चेंज होता नहीं है। ठीक है, इट इज कांस्टेंट ओनली, तो उसको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में मर्ज कर दिया और उसको फिर के बोलने लग गए। ठीक है, अच्छा, स्ट्रॉन्ग एसिड्स के लिए देखना के का वैल्यू कैसा रहेगा। स्ट्रॉन्ग एसिड्स के लिए ये जो के का वैल्यू होता है बहुत लार्ज होता है, राइट, तो ये कंप्लीटली फॉरवर्ड रिएक्शन में रहते हैं। वीक एसिड्स के लिए लाइक एसिटिक एसिड वगैरह के लिए के का वैल्यू स्मॉल रहता है। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन में डेटा मिलेगा उस के वैल्यू का, एंड अकॉर्डिंगली आपको निकालना होगा कि इक्विलिब्रियम पर कितने कॉन्सेंट्रेशन में आयंस एक्सेट्रा बन रहे हैं। ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड्स वगैरह के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू देंगे नहीं, क्योंकि बहुत लार्ज वैल्यू है ना, तो देखिए कोई फायदा ही नहीं है। आप बस इसको पूरा का पूरा आयनाइज कर लो, जितना है पूरा का पूरा आयंस में कन्वर्ट हो जाएगा, एंड दैट इज व्हाट यू विल हैव टू यूज इन प्रॉब्लम सॉल्व। ठीक है, बट जो वीक एसिड्स रहेंगे, ठीक है, उनमें ये के वैल्यू हेल्प्स अस जज विच इज अ वीकर और अ स्ट्रॉन्गर एसिड, राइट। तो ये आप लोगों ने देखा होगा कि जहां पर के ज्यादा है वो एसिड स्ट्रॉन्गर होता है। ठीक है, अब ऐसी अंडरस्टैंडिंग बेस के लिए भी रहती है, जैसे एसिड्स के लिए डिसोसिएशन कांस्टेंट बनाया जाता है, वैसे बेस के लिए भी डिसोसिएशन कांस्टेंट बनाया जाता है, एंड इट इज कॉल्ड एज केबी। ठीक है, एसिड सॉरी बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट केबी। तो जैसे फॉर एग्जांपल अमोनिया को आपने पानी में डाला तो वो NH4OH बनाकर डिसोसिएट होता है इनटू NH4+ एंड OH- आयंस, राइट। तो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसा लिखा जाता है, सिंपल टर्म्स में, सिंपल तरीके से, Kb is equal to NH4+ into OH- giving NH4OH, sorry, upon NH4OH। ठीक है, एंड जिस बेस का Kb ज्यादा होगा वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस रहेगा, है ना। तो ये आपका बैकग्राउंड अंडरस्टैंडिंग का। अब नोटिस करना, एसिड्स एंड बेसिस में ही आई वुड आल्सो वांट टू इलैबोरेट ऑन द theories which talk about what are acids and what are base। तो यहाँ पर जो पहला पॉइंट है, पहला थ्योरी था सबसे पहले जो आया था, दैट वाज अरेनियस थ्योरी। ये आप लोगों ने पढ़ा होगा जूनियर क्लासेस में। इट वाज बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ OH- आयंस एज वेल एज H+ आयंस। तो अगर कोई सब्सटेंस H+ आयंस दे रहा है तो वो एसिड है, कोई OH- आयंस दे रहा है तो वो बेसिक है। ठीक है, इट वाज दिस अंडरस्टैंडिंग ऑफ एसिड एंड बेस सॉल्यूशन, राइट, और एसिड बेस थ्योरी। हाउएवर वो थ्योरी का ज्यादा यूज नहीं है इस चैप्टर में। इस चैप्टर में हम लोग ज्यादा फोकस करेंगे ऑन दिस सेकंड थ्योरी व्हिच इज कॉल्ड एज ब्रॉन्स्टेड-लॉरी थ्योरी, BL थ्योरी। ठीक है, दिस इज द फोकस ऑफ दिस चैप्टर। इसमें एसिड एंड बेस का डेफिनेशन कैसा होता था, एन एसिड इज अ सब्सटेंस व्हिच गिव्स H+ इन अ रिएक्शन एंड बेस इज अ सब्सटेंस व्हिच एक्सेप्ट्स H+। तो एसिड प्रोटॉन डोनर है और बेस प्रोटॉन एक्सेप्टर, है ना। ये ब्रॉन्स्टेड-लॉरी थ्योरी का अंडरस्टैंडिंग था, राइट। अब इसमें आप नोटिस करोगे तो मैंने एग्जाम्पल भी लिखे हुए हैं आपके सामने, लाइक एसिटिक एसिड है, तो हाउ इज इट बिहेविंग लाइक अ ब्रॉन्स्टेड-लॉरी एसिड। तो पानी में जब इसको डालेंगे तो ये अपना H+ लूज करेगा और CH3CO- बना देगा।
एंड वाटर वो H प्लस एक्सेप्ट करके H3O प्लस आयन बना देगा। ठीक है, तो यहां पर ये एक सिंपल रिएक्शन आपके सामने आई। अब लेट्स से मैं फॉर एग्जांपल अमोनिया को पानी में डिसॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है, तो वो बिहेव की तरह एक्ट करेगा, किस तरीके से, NH3 will combine with H2O to give NH4OH, राइट। दैट NH4OH लिखना है तो लिखो, अदरवाइज ऐसे भी चलेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। It dissociates into NH4 plus ion and OH minus ions, right? Furnishing OH minus ions makes it a base solution, right? अब यहाँ पर what is you can see that NH3 जो है वो प्रोटॉन एक्सेप्ट कर रहा है, NH4 प्लस बना रहा है, तो ये हो गया आपका Bl बेस, ब्रॉन्स्टन-लॉरी बेस। एंड H2O यहाँ पर क्या कर रहा है, H2O H प्लस आयंस दे रहा है, राइट। सो H2O इज द weak acid, is playing the role of the acid over here, ठीक है। तो इन दोनों एग्जाम्पल में दो और लर्निंग्स रखी हुई हैं, ठीक है। एक तो है द कॉन्सेप्ट ऑफ एम्फोटेरिक या एम्फीब्रोटिक स्पीशीज, ठीक है, एम्फीब्रोटिक वर्ड ज्यादा अप्रोप्रिएट रहेगा यहाँ पर। दैट इज अ सब्सटेंस व्हिच कैन गिव H प्लस एज वेल एज एक्सेप्ट H प्लस, इज एन एम्फीब्रोटिक सब्सटेंस। तो यहाँ पर ये हमारा एम्फीब्रोटिक सब्सटेंस हुआ, एंड ये टर्म ध्यान में रखेंगे हम लोग, एम्फीब्रोटिक आगे कई जगह पर यूज भी आने वाली है। नाउ sometimes you also come across this word amphoteric, not amphiprotic but amphoteric, है ना। तो एम्फोटेरिक क्या होते हैं, एम्फोटेरिक तो शायद आपने जूनियर क्लास में भी पढ़ा होगा। व्हाट इज एम्फोटेरिक सब्सटेंस, बताओ कोई। बिहेव्स एज एसिड एज वेल एज बेस, ठीक है, आप लोगों ने बहुत सारे ने यही आंसर दिया है। बट फिर एम्फीप्रोटिक भी तो ऐसा ही दिख रहा है ना, जैसे H2O है, इस ऊपर वाले क्वेश्चन में बेस की तरह बिहेव कर रहा है, इस नीचे वाले क्वेश्चन में एसिड की तरह बिहेव कर रहा है। तो व्हाट इज देन, H2O इज आल्सो एन एम्फीप्रोटिक स्पीशीज, राइट, वो भी एसिड बेस की तरह बिहेव कर रहा है। तो फिर एम्फीप्रोटिक और एम्फोटेरिक में क्या अंतर रहा? Sir, amphoteric can combine with acid and base too. इसमें बिहेव कर रहा है। नहीं, दोबारा बोलो। So amphoteric में it can combine with any substance can combine with an acid or a base to form a salt. पर इसमें एक ही चीज एसिड और बेस की तरह काम कर रही है। एम्फोबैटिक में वो डिफरेंस नहीं है, एक्चुअली डिफरेंस है थ्योरी का, ठीक है। जो ये एम्फोटेरिक वर्ड होता है ना, एम्फोटेरिक वर्ड इज यूज्ड विद लुईस एसिड बेस थ्योरी। तो लुईस एसिड बेस थ्योरी में acid is what which accepts electron pair and base is what which donates electron pair, right? ऐसे ही देखते हैं, है ना। तो यहां पर अब हम नोटिस करें तो कोई सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन पेयर देता भी हो लेता भी हो, दोनों काम करता हो, तो वो क्या हो जाएगा, एम्फोटेरिक सब्सटेंस। ये लुईस एसिड बेस थ्योरी के हिसाब से। एम्फीप्रोटिक भी एसिड बेस रहता है, ठीक है, बट एज पर द ब्रॉन्स्टन-लॉरी थ्योरी, if it can give H plus as well as accept H plus, then it is an amphiprotic substance, ठीक है। इतना सटल डिफरेंस है दोनों के बीच में, बट आपके माइंड में क्लियर रहना चाहिए, ठीक है। All right. Another important thing that you learn from Bronsted-Lowry theory, right? एक तो एसिड बेस का डेफिनेशन सीखा, एक एम्फीप्रोटिक सब्सटेंस क्या होता है वो सीखा, एक तीसरा कॉन्सेप्ट जो कि ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी थ्योरी का जो हम लोग काफी बार यूज करेंगे आगे, इज द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर, ठीक है। तो कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर क्या होते हैं, लेट्स से CH3COH है, it behaved like an acid, it lost H plus and formed CH3CO minus ion,
तो CH3CO माइनस आयन क्या रहेगा? दिस विल बी द एसिटेट आयन, दिस विल बी द कॉन्जुगेट बेस ऑफ CH3COH एसिड, है ना? ऐसे ही आप वाटर के लिए भी देख लो, वाटर ने H प्लस गेन करा तो इट बिहेव लाइक अ बेस, तो H3O प्लस क्या हो गया? उसका कॉन्जुगेट एसिड। ठीक है, तो ये कॉन्जुगेट एसिड बेस का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर रहना चाहिए। ठीक है, ओके, इसको अप्लाई करते हुए लेट मी रिमूव सम आंसर्स और आप लोग ट्राई करना फिर। ठीक है, एक बार क्विकली समझ में आ जाएगा कि समझ में आया है कि नहीं आया है। ठीक है, ऑल राइट, बता दे जाओ। लाइक H2O जो है वो अगर एसिड की तरह बिहेव कर रहा है अकॉर्डिंग टू द ब्रॉन्सन लॉरी थ्योरी, तो उसका कॉन्जुगेट बेस क्या होगा? ठीक है, कई लोगों ने सही आंसर दिया है पहले वाले का। द फर्स्ट वन का आंसर विल बी OH माइनस, है ना? H2O एसिड की तरह बिहेव कर रहा है, मतलब H प्लस लूज कर जाएगा, तो क्या बचेगा? OH माइनस, वो उसका कॉन्जुगेट बेस हो गया। सेकेंड वाले का क्या रहेगा? अगर H2O बेस की तरह बिहेव कर रहा है तो उसका कॉन्जुगेट एसिड क्या होगा? करेक्ट, H3O प्लस, राइट। व्हाट अबाउट H2SO4? अगर वो एसिड की तरह बिहेव कर रहा है तो उसका कॉन्जुगेट नोटिस करना विल बी HSO4 माइनस। ठीक है, नॉट SO4 2 माइनस। ठीक है, ध्यान से सुनना, बिकॉज कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर में सिर्फ एक ही H प्लस का डिफरेंस होना चाहिए। ठीक है, सो H2SO4 का कॉन्जुगेट इज अ वीक बेस HSO4 माइनस, राइट। अब ये HSO4 माइनस है, इसके बारे में अगर मैं आपसे पूछूं कि HSO4 माइनस कैसे बिहेव करेगा एसिड की तरह, अगर बिहेव कर रहा है, ठीक है, तो इसका कॉन्जुगेट बेस क्या रहेगा? करेक्ट, SO4 2 माइनस। बट अगर ये बेस की तरह बिहेव कर रहा है, HSO4 2 माइनस जो है वो बेस की तरह बिहेव कर रहा है, तो उसका कॉन्जुगेट एसिड क्या रहेगा? करेक्ट, H2SO4, राइट। और ये लास्ट वाले भी दो आंसर दे दो। ठीक है, दोनों का आंसर H2, करेक्ट। तो आपको कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर क्या होते हैं, कैसे होते हैं, उनकी अंडरस्टैंडिंग जरूर समझ में आ गई है। गुड इनफ। ठीक है, थोड़ा थोड़ा और प्रैक्टिस क्वेश्चन आते रहेंगे। अब इसमें नेक्स्ट आफ्टर ब्रॉन्सन लॉरी थ्योरी वी हैव द लुईस एसिड बेस थ्योरी, एंड ये मैंने आपको बताया भी था दैट लुईस एसिड बेस थ्योरी इज द मोस्ट मॉडर्न थ्योरी दैट इज देयर फॉर you know that is there for defining acids and bases, right? And कैसा है ये लुईस एसिड बेस थ्योरी? It is based on the concept of electron. So acid is something which accepts electron pair and base is something which donates electron pair, right? And उसके कुछ examples आपके सामने हैं यहाँ पर। ठीक है, सो क्वेश्चंस में देखकर आप आंसर्स को फिगर आउट करके बता सकते हो कि कौन सा लोएस्ट एसिड कौन सा लोएस्ट बेस होगा। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल इफ आई से गिव यू दिस एग्जांपल इन फ्रंट ऑफ यू, I2 plus I minus is giving I3 minus। ठीक है, ट्रायोडाइड आयन बना रहा है, तो इसमें which is acting as a lowest acid which is acting as a lowest base, आप गैस वर्क कर सकते हो?
ठीक है, करेक्ट सर्वेश, करेक्ट संयम, करेक्ट अमान, राइट। तो इसमें कैसा होगा, इसमें जब आपने इसका लो स्ट्रक्चर देखा है, I3 माइनस का लो स्ट्रक्चर, ये आपको मैंने बना के बताया भी हुआ है। तो ये कैसा होता है, दिस इज आयोडीन, आयोडीन, फिर ये I माइनस डेटिव बॉन्ड बनाता है इन अ वेकेंट d ऑर्बिटल ऑफ आयोडीन, ठीक है। तो यहाँ पर कैसा हो रहा है, ये I माइनस जो है वो किसकी तरह बिहेव कर रहा है, ये I माइनस इलेक्ट्रॉन डोनर हो रखा है, तो ये क्या रहेगा, ये आपका बेस की तरह एक्ट करेगा। एंड I2 आपका इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर रहा है, तो वो एसिड की तरह एक्ट कर रहा है, ठीक है। तो दिस वाज द न्यू थ्योरी दैट इज देयर फॉर एसिड्स एंड बेसेस। हाउएवर इस चैप्टर में, ठीक है, आर फोकस प्राइमरीली विल बी ऑन ब्रॉन्स्टेन-लॉरी थ्योरी, ठीक है। वी वोंट बी गेटिंग इनटू द मच डिटेल्स ऑफ लुईस एसिड बेस थ्योरी, ठीक है। इतना पार्ट समझ में आया? So आदित्य का क्वेश्चन है, सर व्हाई डू वी नीड दीज थ्योरीज टू डिफाइन एसिड्स एंड बेसिस? सो ये प्रोग्रेसिव मैनर में होता है ना आदित्य। सबसे पहले अरेनियस थ्योरी आया। अरेनियस थ्योरी का डेफिनेशन था एसिड बेस का कि सब्सटेंस को पानी में डालो और वो अगर H+ देगा तो एसिड है, OH- देगा तो बेस है, राइट। अब दो लिमिटेशंस थे इस डेफिनेशन के, राइट। नंबर वन लिमिटेशन वाज, जरूरी थोड़ा ना हर कंपाउंड में H+ या OH- हो, राइट। नंबर टू लिमिटेशन वाज दैट पानी में ही रिएक्शन देख के हिसाब से हम लोग एसिड बेस क्यों बता रहे हैं, व्हाट इज दैट लिमिटेशन? तो फिर बेटर थ्योरी इवॉल्व हुई विच वाज ब्रॉन्स्टेन-लॉरी थ्योरी। इसने बोला कि नहीं, पानी वाने की कोई जरूरत नहीं है, कोई सा भी रिएक्शन होगा, भले ही हवा में भी हो रहा हो, उस रिएक्शन में अगर सब्सटेंस H+ दे रहा है तो वो एसिड है, और अगर वो H+ ले रहा है तो वो बेस है, ठीक है। सो रियली गुड थ्योरी, quite well written, made, understood, and something which is extensively used in problem solving in our syllabus. However, we should also keep in mind the Lewis acid-base theory, which is the modern theory, which is the most advanced theory, which is based on the concept of electrons, because those are the ones which are the fundamental building block of substance in us, right? So that electron का कमी ज्यादा अगर हो रहा है तो वो सबसे पहले सबसे अच्छे से मॉनिटर होना चाहिए, ठीक है। हाँ, नहीं मतलब ठीक है यार, तुम क्वार्क्स ये सब न्यूक्लियस के अंदर की बातें हैं, न्यूक्लियस के अंदर नहीं। ओके, ठीक है, समझ में आया। अच्छा, नेक्स्ट एक और छोटा सा थियोरेटिकल सब टॉपिक यहाँ पे ऑब्जर्व करना, विच इज फैक्टर्स अफेक्टिंग डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट तो कंप्लीटली डिसोसिएट होता है, राइट। वीक इलेक्ट्रोलाइट्स आर द वंस व्हिच पार्शियली डिसोसिएट, राइट। सो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है उनका डिसोसिएशन, वो कुछ थियोरेटिकल पॉइंट्स हैं जो मैं आपके साथ यहाँ पर डिस्कस कर लेता हूँ, ठीक है। ये बाद में यूज करते रहेंगे हम लोग, बीच बीच में चैप्टर के बीच में आते रहते हैं। तो पहला पॉइंट नोटिस करना, विच इज द नेचर ऑफ सॉल्वेंट। नाउ एज सच ये पॉइंट इतना काम का नहीं है, 99.999999% चांस है कि आपका सॉल्वेंट हमेशा पानी ही रहने वाला है, ठीक है। सॉल्वेंट चेंज नहीं करेंगे। हाँ, थोड़ा सा चांस है, वो भी जेई एडवांस के पर्सपेक्टिव से, नॉट मेंस एंड ऑल, दैट you might have say a different solvent rather than water, say liquid ammonia is a solvent, या फिर प्योर फॉर्मिक एसिड दैट इज अ सॉल्वेंट, ठीक है। बेंजीन इज अ सॉल्वेंट, ऐसे कुछ भी सॉल्वेंट हो सकता है। टिपिकली हम लोग एक्वस सॉल्यूशंस के बारे में बात करेंगे, तो उसमें कैसा फर्क पड़ता है, अगर किसी सॉल्वेंट का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मतलब क्या है, ये एप्सिलॉन आर, ठीक है। ये एप्सिलॉन आर करके टर्म यहाँ पे लिखा हुआ है आपके सामने, ठीक है। क्या होता है वो, देखो थोड़ा सा मैं एक आइडिया दे देता हूँ। मान लो दो चार्ज ऑब्जेक्ट्स हैं, एक Q1 है, Q2 है, ठीक है।
एट अ डिस्टेंस r है और वैक्यूम में प्रेजेंट है, तो इनके बीच में फोर्स कैसे लिखा जाता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, हाँ पॉइंट चार्ज पढ़ा होगा ना ये आपने, k q1 q2 बाय r स्क्वायर। ठीक है, अब जो ये k होता है ना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का कांस्टेंट, वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये एप्सिलॉन नॉट क्या रिप्रेजेंट करता है? एब्सोल्यूट परमिएटिविटी। इट इज समथिंग that represents that how electric field is propagating or transmitting in vacuum। ठीक है, एक चार्ज के अराउंड उसका इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे ट्रांसमिट हो रहा है या प्रोपोगेट हो रहा है। ठीक है, अब ये मत पूछना इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, नहीं नहीं नहीं, मैं वहां नहीं जा रहा हूँ, मैं फिजिक्स थोड़ा पढ़ाने जा रहा हूँ भाई। दैट इज नॉट समथिंग व्हिच आई एम डूइंग राइट नाउ। ठीक है, वो चीज आप पढ़ोगे, इलेक्ट्रोस्टैट्स चैप्टर आएगा ना 12th में, तो वहां पे स्टार्टिंग ही यहीं से करेंगे कि भाई चार्ज क्या होता है, व्हाट इज चार्ज, वहां से शुरू होंगे। अब द थिंग इज कि अगर मान लो इंस्टेड ऑफ वैक्यूम में, ठीक है, इंस्टेड वैक्यूम में लेट्स से ये किसी मीडियम में है, लेट्स से वाटर में रखे हुए हैं चार्ज पार्टिकल्स, तो फिर जो फोर्स रहता है उनके बीच में वो चेंज होकर ऐसा हो जाता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। ठीक है, डिनोमिनेटर में k का वैल्यू इस तरीके से आ जाता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। तो ये जो एप्सिलॉन आर है उसे कहते हैं रिलेटिव परमिटिविटी, राइट, या ऐसा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी बोल देते हैं। तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है? दैट हाउ इन दैट मीडियम, ठीक है, वाटर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा प्रोपोगेट करता है। ठीक है, दिस इज व्हाट दिस डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट टर्म और रिलेटिव परमिटिविटी टर्म इज अबाउट। ठीक है, तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि अगर किसी सॉल्वेंट का एप्सिलॉन आर ज्यादा होगा, ठीक है, तो वो ज्यादा अच्छा अल्फा देगा, ज्यादा अच्छा डिसोसिएट करेगा, राइट। एंड आप पढ़ भी सकते हो कि अगर डिनोमिनेटर में एप्सिलॉन आर है, तो अगर एप्सिलॉन आर बड़ा होगा तो जो आयंस थे जिनके बीच में चार्ज था उनके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कमजोर हो जाएगा, तो वो आसानी से दूर दूर हो जाएंगे, ब्रेक हो जाएंगे, अल्फा बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इतना वैसे भी डिटेल की आपको जरूरत नहीं है। ठीक है, ये इसने पूछा अमान ने, इसलिए मैंने थोड़ा बहुत बता दिया, बट यू रियली डोंट नीड टू एक्चुअली गेट इनटू दिस डिटेल, बस एक थियोरेटिकल सा पॉइंट है। ठीक है, दैट एप्सिलॉन आर इज a property of a solvent which dictates or tells us the dissociation of electrolytes in it। ठीक है, ये सेकंड वाला फैक्टर आप नोटिस करना, ये तो आपको एलसीपी ली चैटलियस प्रिंसिपल से ही समझ में आ जाएगा, राइट, कि अगर टिपिकली डिसोसिएशन जो होते हैं उनमें बॉन्ड ब्रेक होना होता है। डिसोसिएशन में बॉन्ड ब्रेक करना है मतलब दे आर एंडोथर्मिक रिएक्शंस, उनको हीट सप्लाई करनी होती है। तो अगर मैं टेम्परेचर बढ़ा दूंगा तो कैसा रहेगा आपका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, अल्फा बढ़ जाएगा, इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, है ना। देन थर्ड पॉइंट जो डाइल्यूशन वाला है, ये भी आप एलसीपी से, ली चैटलियस प्रिंसिपल से समझ सकते हो। अपॉन डाइल्यूशन, राइट, क्या हो जाएगा, मैं वॉल्यूम अगर बढ़ाऊंगा, कॉन्सेंट्रेशन घटाऊंगा, तो भी इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड शिफ्ट हो जाएगा ना यहाँ पर। जैसे आप नोटिस करोगे, फॉर एग्जाम्पल ये ए बी डिसोसिएट्स इनटू ए एंड बी, राइट, तो इसका डेल्टा एन एक्वस, ठीक है, जैसे डेल्टा एन जी अपन देखते थे वैसे डेल्टा एन एक्वस अगर मैं देखूंगा तो पॉजिटिव है, यानी कि v का टर्म जो है वो q के एक्सप्रेशन में, जो q का रिएक्शन क्वोशिएंट का टर्म था उसके डिनोमिनेटर में रहेगा। तो अगर मैं v बढ़ा दूंगा, डिनोमिनेटर बढ़ा दूंगा, तो q लेस देन k हो जाएगा, इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, अल्फा बढ़ जाएगा। याद आया ये? ठीक है, सब्जेक्टिवली आप एलसीपी से, ली चैटलियस प्रिंसिपल से समझ सकते हो। हाँ, इसमें एक छोटा सा और एक पॉइंट रहता है, ठीक है, विच इज जब आप लाइक लेट्स से v बढ़ाते ही जा रहे हो, डाइल्यूशन करते ही जा रहे हो, इनफाइनाइट डाइल्यूशन कर रहे हो, ठीक है, ये आप v बढ़ाते ही जा रहे हो, इनफाइनाइट डाइल्यूशन कर दिया आपने, तो अल्फा क्या हो जाएगा, अल्फा भी बढ़ता जाएगा। अल्फा का लिमिटिंग वैल्यू क्या होगा, अल्फा 0 से 1 के बीच में रह सकता है, 0% या 100%।
तो अगर आप इनफाइनाइट डाइल्यूशन कर दो, वॉल्यूम बढ़ाते जा रहे हो वेरी वेरी लो कॉन्सेंट्रेशन पर, क्या हो जाता है, जो अल्फा है वो 1 को अप्रोच कर जाता है. दैट इज दीज वीक इलेक्ट्रोलाइट्स बिहेव लाइक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स. ठीक है, ये वाला पॉइंट भी समझ में आया. ठीक है, इज दिस पॉइंट क्लियर? जो ये ओस्वाल्ड्स लॉ ऑफ इनफाइनाइट डाइल्यूशन लिखा है यहाँ पर, that at infinite dilution, very low concentration, weak electrolytes tend to behave like strong electrolytes. देखो ना, ये अगर मैं वॉल्यूम बढ़ाता जा रहा हूँ, डाइल्यूट करता जा रहा हूँ, तो अल्फा बढ़ता जा रहा है, राइट. अल्फा का लिमिटिंग वैल्यू कितना हो सकता है? 1, उससे ज्यादा थोड़ा हो सकता है. ठीक है, ऑलराइट. फोर्थ फैक्टर देखना, which influences the effect of which influences the dissociation of weak electrolytes. This is something that आप लोगों ने पढ़ा भी हुआ है, ये आपने ली चैटलिस्ट प्रिंसिपल में भी पढ़ा हुआ है और साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम में भी पढ़ा हुआ है. ठीक है, दोनों को कंबाइन करके आपको ये समझ में आएगा. दैट इज कॉल्ड एज कॉमन आयन इफेक्ट. ठीक है, तो ये क्या है कॉमन आयन इफेक्ट? इसके लिए एक एग्जांपल के थ्रू समझो. जैसे मैंने मान लो एसिटिक एसिड लिया प्योर वाटर के अंदर. ठीक है, जस्ट हैव एसिटिक एसिड, तो ये डिसोसिएट होगा इनटू H+ एंड CH3CO-, राइट. एंड इसके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के हिसाब से आप इसका अल्फा कैलकुलेट कर सकते हो. व्हाट विल बी द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, राइट, वो आप निकाल सकते हो, है ना. अब नोटिस करना, अगर यही एसिटिक एसिड इंस्टेड ऑफ प्योर वाटर, मान लो मैं ऑलरेडी एसिडिक वाटर के अंदर डालता. ठीक है, मतलब मेरा सोल्यूशन में ऑलरेडी से H+ रखा हुआ है, HCl की वजह से आया से H+ रखा हुआ है, तो क्या हो जाएगा? अब ये CH3COH के इक्विलिब्रियम को कैसा दिखेगा कि अरे जो मेरा प्रोडक्ट है, ठीक है, दैट इज H+ आयन, वो तो ऑलरेडी प्रेजेंट है, राइट. तो प्रोडक्ट अगर ज्यादा होता है तो इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट कर जाता है? बैकवर्ड, राइट. तो ये जो अल्फा रहेगा अब एसिटिक एसिड का, ये कम रहेगा एज कंपेयर टू व्हाट इट वाज इन प्योर वाटर. दिस इज कॉल्ड एज कॉमन आयन इफेक्ट. द कॉमन आयन इन दिस केस वाज द H+. ठीक है, ये वाटर के भी, सॉरी, ये HCl के भी वजह से था और एसिटिक एसिड की वजह से भी आएगा, राइट. तो इट इज द सेम H+ इन द entire solution for both these equilibrium. तो what happens is that ये प्रोडक्ट ज्यादा होने की वजह से इक्विलिब्रियम बैकवर्ड शिफ्ट हो जाता है, अल्फा का वैल्यू कम हो जाता है. समझ में आया वाला पॉइंट? दैट कॉमन आयन इफेक्ट, ठीक है, प्रेजेंस ऑफ कॉमन आयन, ठीक है, which is on the product side. ठीक है, प्रेजेंस ऑफ कॉमन आयन यू कैन से प्रोडक्ट साइड पर, ये क्या कर देता है? It shifts the equilibrium backward, reduces the extent of dissociation, है ना. अब एक और चीज नोटिस करना, ठीक है, कॉमन आयन इफेक्ट जो है वो सब पे एप्लीकेबल रहता है. वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स एप्लीकेबल इन द सेंस होल्ड करता है, ट्रू रहता है इवन फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स. लाइक HCl जो है, ठीक है, ये HCl मान लो 99.999999999999% डिसोसिएट हो रहा था. ठीक है, बट क्योंकि एसिटिक एसिड की तरफ से भी H+ आया, भले ही थोड़ा सा आया, तो इसका भी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कम हो जाता है. ठीक है, वो 99 पॉइंट इतने सारे 9 की जगह मान लो इतने 9 रहेगा. बट क्योंकि के इतना बड़ा है और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन स्टिल ऑलमोस्ट 100% है, तो वी काइंड ऑफ इग्नोर दैट इन्फ्लुएंस. वी से दैट फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स वी नेग्लेक्ट द कॉमन आयन इफेक्ट. तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट तो कभी भी कैसा भी दिखेगा कहीं पर भी, उसको कंप्लीटली डिसोसिएट ही कर देना है.
वीक इलेक्ट्रोलाइट्स है, ठीक है, जो टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, उसमें ये हम लोग देखेंगे कि कॉमन आयन अगर प्रेजेंट होगा तो इट विल बी डिक्रीजिंग द एक्सटेंट, राइट। जैसे आपसे मैं एग्जांपल के फॉर्म में पूछूं, ठीक है, कंपेयर, ठीक है, सब्जेक्टिवली आंसर करने की कोशिश करना मुझे। AgCl, जैसे आपको पता है कि AgCl कैसा है, इनसॉल्युबल सॉल्ट है। तो अगर मैं आपको बोलूं AgCl की सिंपल प्योर पानी में सॉल्युबिलिटी वर्सेस NaCl सोल्यूशन के अंदर सॉल्युबिलिटी कंपेयर करनी है, तो आपका क्या आंसर रहेगा? व्हाट इज योर थॉट प्रोसेस? कहाँ पे सॉल्युबिलिटी कम रहेगी, कहाँ पे सॉल्युबिलिटी ज्यादा रहेगी? करेक्ट, वाटर में ज्यादा रहेगी ना। कैसे, आप नोटिस करो ना गौतम, यहाँ पर वाटर में तो सिर्फ AgCl को डिसोसिएट होना है, तो वो अपने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के हिसाब से डिसोसिएट होकर सॉल्युबल हो जाएगा, राइट। बट NaCl के सोल्यूशन में तो NaCl ने ऑलरेडी Cl माइनस छोड़ दिया ना, तो Cl माइनस ज्यादा होने की वजह से ये इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट हो गया, नीचे वाला, ये इक्विलिब्रियम बैकवर्ड शिफ्ट हो गया ना। द कॉमन आयन शिफ्ट्स द इक्विलिब्रियम बैकवर्ड, तो उसकी वजह से सॉल्युबिलिटी अब कम हो जाएगी ना। ठीक है, समझ में आया? ऑल राइट, ठीक है। तो ये कुछ कुछ थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट्स थे, ठीक है, जिनके बारे में आपको ये चीजें ध्यान में रखनी रहेंगी। लेट मी रब द आंसर्स। एक दो क्वेश्चंस हैं व्हिच आई वुड वांट यू टू आंसर, ठीक है। ठीक है, बेस्ड ऑन जो भी अपन ने अभी डिस्कस किया है, समझा है, पढ़ा है, which of the following is or are amphiprotic in nature? ठीक है, एक ही आंसर करेक्ट है, which of the following स्पीशीज एम्फीप्रोटिक है इनमें, बताओ जरा। हाँ, करेक्ट सर्वेश। नहीं कृष्णा, तुम फंस गए, गौतम भी फंस गया। हाँ, संयम का और ईशान का भी करेक्ट आंसर। बाकी लोग भी थोड़ा थोड़ा सोचो। नहीं नहीं, डी क्यों होगा? एम्फीप्रोटिक का मतलब क्या हो गया? इट कैन गिव H प्लस एज वेल एज एक्सेप्ट H प्लस, ठीक है। तो यहाँ पर आप नोटिस करो ना, ये जो OH माइनस है, ठीक है, ये H प्लस एक्सेप्ट करता है, ठीक है, वाटर बना सकता है, बट ये अपना H प्लस देता नहीं है, ठीक है। ये OH माइनस से H प्लस निकलता नहीं है, ठीक है। इट्स अ वेरी वेरी इम्प्रोबेबल, और यू कैन से इसका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा वो बहुत ही ज्यादा छोटा होगा, मतलब इतना छोटा, जैसे OH माइनस गिविंग O2 माइनस प्लस H प्लस, ठीक है। दिस इज लाइक अ सुपर बैकवर्ड रिएक्शन। लाइक फॉर एग्जांपल, आप सोडियम का ऑक्साइड अगर HCl के सोल्यूशन में डाल दो, राइट, तो क्या खटाखट NaOH बनाकर, राइट, H2 गैस ऐसे रिलीज करता है ना, इस तरीके से रहता है। तो ये फॉरवर्ड नहीं जाता है रिएक्शन, ठीक है। दिस रिएक्शन डज नॉट गो इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो ये OH माइनस जो है वो अपना H प्लस
नहीं रिलीज करता है, तो इट इज नॉट समथिंग विच इज बिहेविंग लाइक अ एसिड, इट इज जस्ट बिहेविंग लाइक अ बेस, तो ये एम्फीप्रोटिक नहीं है। H2PO2 माइनस, ये मैंने आपको बताया ऊपर, हाइपोफॉस्फोरस एसिड जो है, इसमें कैसा रहेगा, इसके 3 में से एक ही H आयनाइजेबल था जो कि चला गया, ठीक है। अभी जो बाकी के 2 H हैं ये दे नहीं पाएगा, ये नहीं दे पाता है, ठीक है, बस ये एक एक्सेप्ट कर सकता है यहाँ पर वापस ज्यादा, ठीक है। तो इट इज गोइंग टू बिहेव लाइक अ बेस ओनली, नॉट एन एसिड। HSO3 माइनस, यस, ये ऐसा है कि ये H प्लस दे भी सकता है और एक H प्लस यहाँ पे ले भी सकता है, तो ये आपका एम्फीप्रोटिक रहता है, ठीक है। HF भी सिर्फ दे सकता है, ले नहीं पाता। तो आपको समझ में आया कौन सा सब्सटेंस एम्फीप्रोटिक है। इज दिस क्लियर विद एवरीवन? ऑल राइट, चलो इस बेसिस पर अब ये वाला एक क्वेश्चन आंसर करो, क्या रहेगा इसका आंसर। ठीक है, ठीक है, सही आंसर आ रहा है, राइट। तो इस ये अगर एसिड की तरह बिहेव कर रहा है, यानी कि इट विल बी लूजिंग H प्लस, तो इसका कॉन्जुगेट लाइक डी ऑप्शन रहेगा। डी ऑप्शन और सी ऑप्शन में चार्ज का ध्यान देना है, लाइक क्योंकि 2 प्लस में से एक H प्लस निकल जाएगा तो चार्ज यहाँ पे एक सिंगल H प्लस ही रहेगा, ठीक, सिंगल प्लस चार्ज रहेगा, तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर रहेगा, ठीक है, गुड इनफ। चलो ऑल राइट, समझ में आया ये वाला? ठीक है, अब एक्चुअली जो नेक्स्ट टॉपिक है उसमें मुझे थोड़ा सा टाइम लगेगा, ठीक है, तो मैं वो आपको ऐसा करता हूँ, छोड़ देता हूँ आपके ऊपर कि थोड़ा आप सोच के आओ, एंड फिर नेक्स्ट क्लास में मैं डिस्कस करता हूँ, ठीक है। जो नेक्स्ट टॉपिक मैं डिस्कस करने वाला हूँ इज पीएच स्केल। आप लोगों ने वैसे तो जूनियर क्लास में पढ़ा होगा कि पीएच की वैल्यूज 0 से 14 डिफाइन करी जाती है एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑफ कोर्स, है ना। 7 को न्यूट्रल बोलते हैं, 7 से कम को एसिडिक और 7 से ज्यादा को बेसिक, राइट। ये एक पीएच स्केल करके एक चीज आप लोगों ने जूनियर क्लास में पढ़ी हुई है। तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा, या मैं आपको ये टास्क दे रहा हूं कि ये पता करो कि ये पीएच स्केल 0 से 14 किसने बनाया। व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड इट, व्हाई इज इट 0 से 14, नॉट सम अदर वैल्यू, लाइक व्हाई नॉट 0 से 10, लाइक ये 14 का क्या नॉनसेंस है। कहाँ से आया ये, कैसे आया ये, वो आप फिगर आउट करो,
ठीक है, not just that Aman, there is something else also. हाँ, तो देख के बताओ जरा। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कृष्णा। अच्छा, देन एक ऑफ टॉपिक क्वेश्चन पूछा है आदित्य ने, मेंस के परसेंटाइल का कैलकुलेशन कैसा हुआ जेई मेंस में। वो मार्च वाले में कुछ कुछ ऐसा सुनने में आया है, बट लाइक ऐसा है नहीं कि देयर इज अ गड़बड़। कहीं तो बहुत सारी रूमर्स भी हैं, देखो। परसेंटाइल का एक फिक्स फॉर्मूला रहता है, किस तरीके से परसेंटाइल कैलकुलेट करी जाती है, जितने स्टूडेंट्स हैं उसके हिसाब से। दैट कैलकुलेशन कम्स इन। ठीक है, और कोई डाउट, एनी अदर क्वेश्चन? ठीक है, आज मैं यहीं पे रोक देता हूँ, बिकॉज नेक्स्ट टॉपिक के लिए फिर मुझे टाइम लगेगा, तो अभी स्टार्ट करने का पॉइंट नहीं है उसको। आप लोग थोड़ा फिगर आउट करके लेके आओ। हाँ, केमिकल इक्विलिब्रियम के मैंने ज़्यादा डीपीपीज वगैरह भेजे नहीं, क्योंकि उसमें बुकलेट में ही काफ़ी अच्छी वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस कवर हो जाता है। ठीक है, आप लोगों को चाहिए तो मैं प्रैक्टिस के लिए भेज देता हूँ। ठीक है, नहीं नहीं, करो करो, थोड़ा सा अच्छे से फिगर आउट करने की कोशिश करो। अच्छा, देन आदित्य का एक और क्वेश्चन है, 4 अटेम्प्ट्स का लॉजिक कैसा है, प्रॉफिटेबल या लॉस? तुम क्यों इतना टेंशन ले रहे हो आदित्य? तुम्हारे लिए अभी थोड़ा ना ये चीज का इम्पैक्ट है। एंड 4 अटेम्प्ट्स में चारों अटेम्प्ट देने चाहिए नहीं देने चाहिए, उसमें एक्चुअली द थॉट प्रोसेस इज कि आपके मार्क्स कैसे आ रहे हैं। ठीक है, द फर्स्ट अटेम्प्ट यू हैव स्कोर रियली गुड, तो फिर आप बाकी के अटेम्प्ट्स नहीं दोगे, तो वो आपके लिए फिगर आउट हो जाता है, राइट? अदरवाइज अटेम्प्ट्स तो सारे ही लिखने चाहिए। ठीक है, मे बी जो बोर्ड्स के साथ क्लैश हो जाए, वो वाला अटेम्प्ट थोड़ा सा कम प्रायोरिटी रखेगा। ठीक है, अदरवाइज आप अटेम्प्ट तो सारे ही दो, ताकि बेस्ट परफॉर्मेंस निकल, वैसे भी वो आपका बेस्ट परफॉर्मेंस ले रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल, बढ़िया जा रहे हो, सोचो थोड़ा सा और। अरे क्या बात है सर्वेश, तुमने तो एकदम बैंग ऑन आंसर निकाल दिया। तुम मेरी जगह पढ़ाना शुरू कर दो ना। कोई नहीं, चलो ठीक है, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं इसके ऊपर। चलो, वेरी गुड। ठीक है, ऑल राइट देन, अभी मैं क्लोज कर रहा हूँ लेक्चर। थैंक यू गाइस, टेक केयर, विल सी यू आफ्टर सम टाइम। चलो, बाय बाय।